पहलगाम में हमला और भारत का जवाब, सिंधु नदी समझौते पर होल्ड, वीज़ा कैंसिलेशन और फिर एयर स्पेस को ब्लॉक करना। इन तमाम फैसलों से पाकिस्तान बहुत छटपटाया। दुनिया भर में रुलाई रोने लगा। हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। इल्ज़ाम लगा दिया भारत पर जंग भड़काने की हरकत करने का। लेकिन असल कसर निकलनी बाकी थी। 2 मई इस दिन भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने ऐसा आदेश जारी किया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मरतुल्ली हो गई। वो दुनिया भर से घुमाकर भारत में सामान बेचने की कोशिश करने लगा, लेकिन सफलता मिलती कैसे? वो अपने बनाए गड्ढे में खुद गिर चुका था। फिर सवाल उठे, पाकिस्तान और भारत ने आपस में व्यापार जो बंद किया है उसका असर क्या होगा? पाकिस्तान की क्या हैसियत है कि वो भारत को सामान बेच भी सकता है, और बेच सकता है तो क्या? और वो जंग की आहट में भी पैसा कमाने के लिए क्या कर रहा है? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं दुनियादारी। Brought to you by Candid, Hire and Sensodyne K. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पाकिस्तान की चालाकी क्या है, इसे समझने के लिए पहले रिकैप करते हैं। 2 मई इस दिन भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में लिखा था कि तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से सभी प्रकार के इंपोर्ट पर रोक लगाई जाती है। इंपोर्ट हिंदी में कहें तो आयात। उस स्थिति को कहते हैं जब सामान अपने देश में आता है। जब सामान अपने यहाँ से दूसरे देश में जाता है तो उसे कहा जाता है निर्यात यानी एक्सपोर्ट। तो DGFT ने जब ये आदेश जारी किया तो इसमें एक और बात नत्थी थी। बात ये कि पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर तरह के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगर डायरेक्ट इंपोर्ट की बात करें तो ये समझ आता है कि सीधे पाकिस्तान से आने वाली चीज़ें, लेकिन अगर इनडायरेक्ट इंपोर्ट की बात करें तो इसमें उन चीज़ों को शामिल करेंगे जो बनी तो पाकिस्तान में है लेकिन किसी अन्य देश से घूमकर भारत में एंट्री ले रही हैं। भारत सरकार ने कहा सब पर प्रतिबंध। ऐसे में जिज्ञासा ने जन्म लिया। सोशल मीडिया के वीरों ने रेवेन्यू कमाने के लिए सवाल दागे, हम पाकिस्तान से खरीदते ही क्या थे जो हमें बैन लगाने की जरूरत आन पड़ी। सवाल ये भी लिखे गए, बैन लगाने से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? इसके लिए समझना होगा कि भारत और पाकिस्तान के आपस में कैसे संबंध हैं। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक भारत पाकिस्तान से कॉपर, ग्लास के सामान, ऑर्गेनिक केमिकल, सल्फर, फल, ड्राई फ्रूट और सेंधा नमक जैसी चीज़ें खरीदता आया है, जबकि पाकिस्तान भारत से दवाएं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्लास्टिक, रबड़, केमिकल्स, डाई, सब्जियां, मसाले, कॉफ़ी, चाय, डेयरी प्रोडक्ट और अनाज खरीदता आया है। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। ये तो सामानों की मोटा माटी लिस्ट हो गई। अब जानते हैं कि इस ट्रेडिंग का आकार कितना बड़ा है। अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक पाकिस्तान ने भारत को $4,80,000 यानी 4 करोड़ 4 लाख रुपए का सामान बेचा। भारत ने पाकिस्तान को $447 मिलियन यानी 377 करोड़ रुपए का सामान बेचा था। वहीं इसके पहले एक वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक पाकिस्तान ने भारत को $3 मिलियन यानी कि 25.27 करोड़ रुपए का सामान बेचा और भारत ने पाकिस्तान को $1.2 बिलियन यानी 10,107 करोड़ रुपए का सामान बेचा। यानी आप देखेंगे तो पाएंगे हम पाकिस्तान को जितना सामान बेच रहे हैं उससे 1% से भी कम का सामान हमें पाकिस्तान से मिल रहा था। यानी पाकिस्तान से मिल रहे सामानों पर हमारी निर्भरता ना के बराबर है, न्यूनतम है। अब यहाँ एक और सवाल है जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। सवाल जुड़ता है इनडायरेक्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ, और इस सवाल को एड्रेस करें उसके पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। और ये इतिहास शुरू होता है साल 1947 से। इस साल भारत की आज़ादी और बंटवारे के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ। भारत ने पाकिस्तान की ओर कच्चे माल का निर्यात शुरू किया। थोड़ी ऊंच नीच के साथ ये संबंध चलते रहे, लेकिन जब साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की तब भारत ने जवाबी कार्रवाई की। साथ ही पाकिस्तान के साथ अपने व्यापारिक संबंध भी भंग कर दिए। साल 1974 में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध फिर से शुरू हुए और साल 1995 आते आते दोनों देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए। साल 1996 इस साल भारत ने एक बड़ा कदम उठाया और WTO के नियमों के तहत पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा दिया।
तमाम आतंकी हमलों और दोनों देशों के बीच युद्ध के दरमियान भी आपसी व्यापार कुछ स्थिति तक चलता रहा। खबरें बताती हैं कि ये व्यापार इस वजह से जिंदा था क्योंकि पाकिस्तान अपना सामान भारत में बेचने के लिए अरब देशों का सहारा भी लेता था। लेकिन स्थिति गड़बड़ हो गई साल 2019 में। इस साल फरवरी के महीने में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत हो गई। इसके बाद भारत ने तुरंत 2 कदम उठाए। 1, पाकिस्तान को MFN की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। 2, पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों पर 200% की ड्यूटी लगा दी। यह कदम पाकिस्तान से भारत में आने वाले सामानों की आमद रोकने के लिए काफ़ी था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर का जिक्र करें तो भारत के इन फैसलों के बाद पाकिस्तान से भारत में आने वाला इंपोर्ट 90% तक गिर गया था। साल 2018 से 2019 के वित्त वर्ष में पाकिस्तान ने भारत को $495 मिलियन यानी लगभग 4000 करोड़ रुपए का सामान बेचा। भारत ने पाकिस्तान को $2.07 बिलियन यानी 17,444 करोड़ रुपए का सामान बेचा। फिर पुलवामा हमले के बाद भारत ने बंदिशें लगाई और आंकड़ों की सूरत कुछ यूं बनी। साल 2019 से 2020 के वित्त वर्ष में पाकिस्तान ने भारत को $14 मिलियन यानी लगभग 118 करोड़ रुपए का सामान बेचा। भारत ने पाकिस्तान को $817 मिलियन यानी 6,888 करोड़ रुपए का सामान बेचा। ध्यान रहे कि हम ये सारे आंकड़े डॉलर के आज के भाव यानी कि 84 रुपए 27 पैसे प्रति डॉलर के रेट से बता रहे हैं। बहरहाल अब फिर से भारत ने पहले से कठोर प्रतिबंध लगा दिए हैं और बात इनडायरेक्ट इंपोर्ट की भी है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी संजीव जायसवाल की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान इस फिराक में बैठा हुआ है कि वो किस तरीके से अपना सारा माल भारत में पंप कर सके। भारत ने तो सीधा प्रतिबंध लगा दिया है, तो पाकिस्तान क्या करेगा? सूत्रों के हवाले से लिखी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान दूसरे देशों के रास्ते अपना माल भारत में एंट्री कराने की कोशिश करेगा। देशों की इस लिस्ट में UAE, इंडोनेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका की होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान का $500 मिलियन से ज्यादा का सामान रीपैकेज किया जा रहा है। इन सामानों में है फल, ड्राई फ्रूट, कपड़े, सोडा, ऐश, सेंधा नमक और चमड़ा। पाकिस्तान की कोशिश है कि इन सामानों को दूसरे देशों के यहाँ पैक करवाया जाए, मेड इन पाकिस्तान के लेबल पर कुछ और चिपका दिया जाए और वो भारत में एंट्री ले सकें। सूत्र ये भी बताते हैं कि इस वजह से ही भारत की सरकार ने अपने आदेश में इनडायरेक्ट इंपोर्ट वाला क्लॉज जोड़ दिया ताकि पाकिस्तान का फिर से पैक किया हुआ माल भारत में एंट्री ना ले सके। हमने कुछ जानकारों से भी बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इंपोर्ट रोकने में हमारे सिस्टम को खास असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता पाकिस्तान के आर्थिक चैनल को चोट जरूर पहुंचेगी। पाकिस्तान से जो सामान दूसरे मुल्कों के माध्यम से भारत में भेजने की तैयारी जो है, हम समझ सकते हैं उनकी क्या मजबूरी है, क्या उनकी समस्या है। लेकिन भारत के कस्टम डिपार्टमेंट को काफ़ी इस मामले में जागरूक रहना पड़ेगा। और अभी अमेरिका ने जो 2 कानून पारित किए हैं अपने देश में दूसरे देशों के सामान को रोकने के लिए चीन के संदर्भ में, तो उन्होंने 2 कानून पारित किए हैं। एक तो प्रत्यक्ष रूप से चीन से आने वाले सामान पर वो रोक लगाएंगे और अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले सामान पर भी, यानी दूसरे मुल्कों के माध्यम से चीन उनको जो सामान भेजता है उस पर भी लगाएंगे। भारत को भी इसी प्रकार से इससे एक क्यू लेते हुए ये काम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान से आने वाले जितने भी साजो सामान हैं अभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ पाएंगे और अप्रत्यक्ष रूप से वो भेजने की कोशिश करेंगे, तो उसको भी वहीं पर रोका जाए। इस फ्रंट पर और जो डेवलपमेंट्स होंगे ललन टॉप आप तक जरूर लेकर आता रहेगा। फिलहाल ये खबर यहीं तक। अब पाकिस्तान से जुड़े 2 जरूरी अपडेट्स। पहली अपडेट बगलिहार डैम से जुड़ी। भारत ने चिनाब नदी पर बने इस डैम से पाकिस्तान जा रही पानी को रोक दिया है। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध से भी पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू के रामबन में बगलिहार और उत्तरी कश्मीर में किशनगंगा हाइड्रो पावर डैम के जरिए भारत अपनी तरफ से पानी छोड़ने के टाइम को रेगुलेट कर सकता है, यानी इन बांधों के जरिए पाकिस्तान को पहुंचने वाले पानी को बिना किसी पूर्व चेतावनी के कम किया जा सकता है या फ्लो को बढ़ाया भी जा सकता है। और दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने बंदरगाहों पर भारत के जहाजों को प्रतिबंधित कर दिया है। दूसरे अपडेट में जिक्र ईरान का। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की मंशा लिए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची 5 मई को 1 दिवसीय यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। यहां उनकी मुलाकात पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उप विदेश मंत्री इशाक डार से होगी। इस मुलाकात में वो भारत पाकिस्तान के तनाव के संदर्भ में मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति पर बात करेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बताया कि अगारची ये यात्रा तेहरान के अन्य
क्षेत्रीय देशों के बीच तनाव को कम करने का हिस्सा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान यात्रा के बाद इसी सप्ताह भारत की यात्रा पर भी आएंगे। इस अपडेट में चीन की बात भी क्लब कर देते हैं। ताज़ा खबरों के मुताबिक चीन के राजदूत जियांग जाइडोंग ने भी आज राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। उन्होंने कहा, दक्षिण एशिया में शांति के लिए चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है। तमाम अपडेट्स और बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी अमेरिका से। वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री को तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका से बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगा दिया। 4 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि हॉलीवुड मर रहा है, यानी अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो रही है। इसका आरोप उन्होंने दूसरे देशों पर लगाया जो अमेरिकी फिल्म प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज को अच्छे खासे ऑफर देकर लुभाने का प्रयास करती हैं ताकि फिल्म अमेरिका में ना बनकर उनके देशों में बने, जिससे वे अच्छी खासी कमाई कर सकें। ट्रंप ने आगे कहा, ये हॉलीवुड को खत्म करने के लिए दूसरे देशों का संगठित प्रयास है, इसलिए हम इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा मानते हैं। टैरिफ प्रोसेस को तुरंत शुरू करने के लिए उन्होंने कॉमर्स डिपार्टमेंट और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को ऑथराइज्ड यानी अधिकृत भी कर दिया है और साथ ही कहा, हम चाहते हैं कि फिल्में फिर से अमेरिका में बनाई जाएं। इसके जवाब में कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हम इस पर काम कर रहे हैं। फिल्म प्रोडक्शन पर नजर रखने वाली संस्था फिल्म एलए के अनुसार लॉस एंजलिस में बीते एक दशक में फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन में लगभग 40% की गिरावट आई है। आपको पता ही होगा, लॉस एंजलिस को हॉलीवुड का घर कहा जाता है, जो अपने फिल्म इंडस्ट्री के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ट्रंप से जुड़ी एक और खबर की चर्चा कर देते हैं। टैरिफ के ऑन ऑफ स्विच पर हाथ धरे बैठे ट्रंप से जब पत्रकारों ने पूछा, आप क्या अपने कार्यकाल में संविधान की रक्षा करेंगे, ट्रंप ने जवाब दिया, पता नहीं। अब अगली सुर्खी भी डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई। उन्होंने दुनिया के सबसे भयानक जेलों में से एक अल्काट्राज जेल को फिर से खोलने का निर्देश दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए दी। पोस्ट में उन्होंने लिखा, अमेरिका लंबे समय से क्रूर, हिंसक और बार बार अपराध करने वाले अपराधियों से त्रस्त है, इसलिए हम इसे ओपन कर रहे हैं। जहां पर इन अपराधियों को रखेंगे, हमने जस्टिस डिपार्टमेंट, FBI, होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और फेडरल जेल ब्यूरो को इसे रीबिल्ड के निर्देश दिए हैं। इस जेल का फिर से खुलना कानून व्यवस्था और न्याय का प्रतीक होगा। अल्काट्राज की बात करें तो ये सैन फ्रांसिस्को राज्य के एक आइलैंड पर बना है। इस जेल को दुनिया की सबसे भयानक जेल कहते हैं। अल्काट्राज का इतिहास कभी एक किला तो कभी एक सैन्य जेल के रूप में रहा है। 1930 के दशक में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था, जहां पर वो अपने यहाँ के सबसे खूंखार अपराधियों को रखता था। जेल के हालात ऐसे थे कि कैदियों ने इसे हेलकट्राज का नाम दिया था, यानी नरक जैसी जेल। नरक की ही तरह जो एक बार इस जेल में आ गया बाहर नहीं निकल सकता था। जेल एक चट्टान पर बनी हुई थी जिसके चारों तरफ बस अथाह समंदर था। अल्काट्राज जेल की बात है, उसे 1963 में बंद कर एक टूरिस्ट प्लेस में तब्दील कर दिया गया। अब ट्रंप इसे फिर से शुरू करने जा रहे हैं। अगली सुर्खी कनाडा से। यहाँ एक बार फिर हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाने की खबरें सामने आई हैं। खालिस्तान समर्थकों ने टोरंटो में एक एंटी हिंदू परेड का आयोजन किया और कनाडा से 8 लाख हिंदुओं को वापस भारत भेजने की मांग की। इस परेड का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक बड़े ट्रक पर जेल का मॉडल रखा गया था और उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के पुतले को बंद कर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वीडियो को शॉन विंडा नामक एक एक्स यूजर ने शेयर किया था। लिखा, ये भारत सरकार के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह खालिस्तानी आतंकवादी समूह की ओर से हिंदू विरोधी नफरत है जो कनाडा के सबसे घातक हमले के लिए कुख्यात है। इसी पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए कनाडा के पत्रकार डैनियल बोर्डमैन ने वहां की सरकार से सवाल किया, क्या मार्क कार्नी का कनाडा खालिस्तानी एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने में जस्टिस ट्रूडो के कनाडा से अलग होगा? जिहादी हमारे सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, यहूदी समुदाय को धमका रहे हैं और सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच खालिस्तानी समाज के लिए सबसे खतरनाक खतरा बन गए हैं। खालिस्तानी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। क्या इस पर कार्नी का रुख ट्रूडो से अलग होगा? अगली सुर्खी इजराइल से, जहां 4 मई की सुबह तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला किया गया। इस हमले को अंजाम दिया यमन के हूती विद्रोहियों ने। वीडियो में आप देख सकते हैं किस प्रकार मिसाइल से हमले के बाद काले धुएं का गुबार उठ रहा है। हमले में जान माल का ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस हमले ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने इजरायली एयर डिफेंस को भेद दिया है जिसे यमन से दागा गया था।
इजराइल का एरो और अमेरिकी थाड सिस्टम दोनों इसे रोकने में नाकाम हो गए। इस हमले में एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गया। वहीं इसके बाद वहां के एयरपोर्ट टर्मिनल के बिल्डिंग में मौजूद यात्रियों में दहशत फैल गई और उड़ान को 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। यूरोपीय और अमेरिकी एयरलाइंस ने अगले कुछ दिनों के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। वहीं हमले के बाद इजराइल जा रहे एयर इंडिया के एक विमान को भी डाइवर्ट कर दिया गया था। अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वादा किया है कि इजराइल यमन के हूती विद्रोहियों और उनके ईरानी आतंकवादी आकाओं के खिलाफ जवाबी हमला करेगा। 4 मई को एक्स पर उन्होंने लिखा, हूती के हमले का जवाब दिया जाएगा जिसमें उन पर एक धमाका नहीं बल्कि कई धमाके होंगे। हमले की जगह और समय हम तय करेंगे। आज का दुनियादार यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।